अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अगर हो सके तो मुझे यानी सैयद उमैर अली को और मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फ़ैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सबके कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी अली अहमद साहब की कहानी है और ये कहानी उस दौर की कहानी है जब 1993-94 में ये दस्तगीर के इलाके में रहा करते थे। यह बताते हैं इनका जो घर था वो एक ऐसी जगह पे मौजूद था जहाँ पे करीबी एक अबंडन रेलवे फाटक था और वहाँ से कुछ फासले पे एक सरकारी स्कूल मौजूद हुआ करता था। अब ये जो सरकारी स्कूल था, अगर आप इसके महल वकू की या जहाँ पे ये मौजूद था उस हिस्से की बात करें तो ये बताते हैं कि अगर मैं अपने घर की छत पे जाता तो मुझे ये सारा का सारा पूरा का पूरा सरकारी स्कूल बासानी ना सिर्फ दिखाई दिया करता था बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि मैं शाम के औकात में जब वॉक कर रहा होता या पढ़ाई कर रहा होता तो मेरी नज़र बार बार उस स्कूल के सहन की तरफ जाया करती थी। अच्छा, ये जो दौर था इस दौर में यहाँ पे इत्तेफाक से मॉर्निंग की क्लासेस हुआ करती थीं और मेरा ख्याल है कि 2-3 बजे के बाद इस स्कूल में मुकम्मल तौर पे सन्नाटा हो जाया करता था। एक अजीब बात ये भी थी कि अक्सर जैसे ही अंधेरा होता या मगरिब हो जाती तो एक तो ये जो स्कूल था यहाँ पे लाइट वगैरह शायद मौजूद नहीं थी और अगर मौजूद भी थी तो शायद बल्ब नहीं थे। ये स्कूल मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब जाता और अगर आप इसकी तरफ देखें तो आपको देखने से ही एक खौफ सा महसूस हुआ करता। अक्सर ऐसा होता जैसे जैसे रात होती चली जाती तो इस स्कूल के अंदर से शोर शराबे की या बच्चों के खेलने की आवाज़ें आया करती थीं। अब जाहिर सी बात है ये स्कूल एक ऐसी जगह पे मौजूद था जहां मुकम्मल तौर पे अंधेरा था या इतनी आबादी नहीं थी। इस स्कूल के आसपास रेलवे फाटक वाला हिस्सा था और वहाँ पे अब इस फाटक के बंद होने की वजह से लोग कचरा फेंका करते थे। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। इत्तेफाक से मैं छत के ऊपर टहल रहा था तो मुझे उस स्कूल के अंदर से सामान के खींचने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के बच्चों की जो बेंचेस होती हैं या जो मेज़ होती है उसको खींच के बाकायदा एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाया जा रहा है। हालांकि जब मैं स्कूल के अंदर देखता या उस तरफ मेरी नज़र पड़ती तो ये स्कूल उस वक्त भी मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दिया करता था। इसी तरह एक रात थी और इत्तेफाक से हम एक शादी से वापस आए थे और हमारे साथ यानी हमारी फैमिली के साथ हमारे मामू का बेटा भी मौजूद था। अब ये जो हमारे मामू का बेटा था क्योंकि ये मेरा हम उम्र था तो ऐसा होता कि जब भी मैं इसके घर रुकने जाता या ये मेरे घर रुकने आता तो हम लोग एक दूसरे के साथ कमरा या रूम शेयर किया करते थे। खैर, मेरा मामू का जो बेटा था मेरे साथ मौजूद था। हम लोग गैलरी में चेयर डाल के बैठे हुए थे कि इसी दौरानिए में इत्तेफाक से जब मेरी नज़र उस स्कूल के अंदर या सहन की तरफ पड़ी तो मुझे हल्की सी रोशनी सी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के पास या तो मोमबत्ती मौजूद है या फिर कोई लालटेन लेके एक तरफ से दूसरी तरफ चलता चला जा रहा है। अजीब बात ये थी कि जो भी शख्स उस रोशनी को या लालटेन को लेके एक सिम से दूसरी सिम बढ़ रहा था सिर्फ उसके पास एक लाइट मौजूद थी, जबकि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो करते करते उसके पीछे चलते चले जा रहे हैं। और ये बच्चे जिस तरह से, जिस अंदाज से, जिस तरीक़ेकार से चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही उसूलों के पाबंद बच्चे हैं और जिस तरह से एक लाइन के अंदर इनको समझाया या सिखाया गया है ये वैसे ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। देखते ही देखते ये जो बच्चे थे उसी शख्स की सरबराही में ऐसा लगा जैसे सीढ़ियों के रास्ते छत की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। आप यकीन करें कि हम दोनों इस मंज़र को अपनी आंखों से न सिर्फ देख रहे थे बल्कि मेरा कज़न भी परेशान था कि इतनी रात में इस स्कूल के अंदर ये बच्चे या इनका मास्टर क्या कर रहा है।
खैर इसी दौरानिए में जबकि हम दोनों की जो नज़रें थीं वो उस स्कूल के अंदर मरकूज़ थीं, तो हमने देखा कि कुछ औरतें हैं जिन्होंने एकदम से पीछे की तरफ से निकल के सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया है। ये जो औरतें थीं, ऐसा लग रहा था इन तमाम औरतों ने सफ़ेद कलर का कोई लिबास या फिर शायद कफन पहन रखा था, और वो जिस तरह से जिस अंदाज से चलती चली जा रही थी, उनका अंदाज बहुत ही जुदागाना, बहुत ही मुख्तलिफ था। कुछ अजीब सी उनकी चाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनको चलने में दुश्वारी का सामना है। अच्छा, बात ये भी थी कि जब वो शख्स और वो बच्चे छत की तरफ आए, तो अब उनके कपड़े या उनके ऊपर जब हमने मज़ीद गौर किया, तो ये सारे के सारे बच्चे, ये शख्स और वो औरतें, ऐसा लग रहा था जैसे कफन के अंदर लिपटे हुए हैं। इसके साथ साथ ऐसा भी महसूस हो रहा था जैसे इनकी आंखें इस अंधेरे में न सिर्फ स्पार्क कर रही हैं, बल्कि दूर से ही हम इनकी आंखों को बआसानी देख सकते हैं। सच्ची बात तो ये कि मेरा कज़न अब तक इस मंदिर को समझ चुका था, जबकि मैं मुसलसल पागलों की तरह उन तमाम लोगों को या उन मखलूक़ात को देखे जा रहा था। खैर मेरे कज़न ने मेरा हाथ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता मुझे खींच के पीछे करना शुरू किया, जैसे कि शायद वो मुझे या मेरी जान को बचाना चाहता हो। खैर जैसे ही मेरे कज़न ने हाथ पकड़ के मुझे पीछे की तरफ खींचा, तो मैं भी ना सिर्फ पलटा, बल्कि मैंने भी अपने कज़न की तरफ सवालिया निगाहों से देखना शुरू कर दिया। जो सवाल मेरे जहन में मौजूद थे, यकीनन उनका आंसर मेरे कज़न के पास ज़रूर था। उसने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से अंदर की तरफ चलो। खैर हम जैसे ही अंदर की तरफ आए, तो इत्तेफाक से मेरे घर वाले, ख़ास तौर पे जो मेरे अब्बू थे, वो जाग रहे थे। जब उन्होंने हमें इस बेचैनी की आलम में अंदर आते हुए देखा, तो वो पूछने लगे कि बेटा सब खैरियत तो है। खैर हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कुछ मखलूक़ात को कफन पहने हमने उस स्कूल की छत पे या उस स्कूल के अंदर देखा है। ये सुनने के बाद मेरे अब्बू बाहर आए। बाहर आने के बाद वो बताते हैं कि जब उन्होंने स्कूल पे बाकायदा लाइट मार के भी देखा, तो उस छत पे या उस पूरे स्कूल में कोई इस तरह का वजूद मौजूद ही नहीं था। खैर ऐसा नहीं था कि मेरे वालिद साहब हमारी इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन हाँ उनका ये कहना था ये जो स्कूल है ये एक आसिफ ज़दा स्कूल है, और कहा जाता है कि सालों पहले, या फिर आप कह सकते हैं कि सदियों पहले, यहाँ पे एक कब्रिस्तान मौजूद था, और जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला गया तो यहाँ पे एक स्कूल को तामीर कर दिया गया। आज भी वहाँ पे इस तरह से वो स्कूल मौजूद है, और कहा जाता है कि वो स्कूल अब मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, मैंने मुतादिद बार आप लोगों के साथ बहुत सारी किस्से, बहुत सारी कहानियाँ शेयर की हैं, लेकिन आज की ये जो कहानी है बड़ी ही मुनफरिद कहानी है, और ये कहानी हमें मुनीर जैदी साहब ने फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 से शेयर की है। शुरू में ये चाहते थे कि इनका नाम ना लिया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है इस वाक़े को, इस कहानी को काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरा नाम इस्तेमाल कर लें, और जैसे कहानी थी वैसे ही मनोअन अपने सब्सक्राइबर्स तक या अपने लिसनर तक इस कहानी को पहुंचा दें। ये कहानी 2001-2002 की कहानी है। ये बताते हैं कि उस दौर के अंदर ये फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद थे, और इनकी अपनी कॉलेज की एक लड़की से बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। अजीब बात ये थी कि इनके पास भी और उस लड़की के पास भी उस दौर में मोबाइल मौजूद था, और अक्सर ऐसा होता था कि रात के औकात में ये दोनों एक दूसरे से 10-15 मिनट के लिए बातचीत किया करते थे। अब इनका जो घर था, क्योंकि वो तालीमी बाग के बिल्कुल सामने या करीब मौजूद था, तो ये आंख बचा के या चौकीदार से कोई सेटिंग करके किसी भी तरह पार्क के अंदर दाखिल हो जाते थे। ये बताते कि पार्क के अंदर जाने के बाद मैं एक जगह बैठ के अपनी उस दोस्त से बातें करता था, और जब मेरी और उसकी बातें मुकम्मल हो जाती थीं तो मैं वापस बाहर आके अपने घर की तरफ रवाना हो जाता था। तो वैसे एक सर्द रात थी और मैं पार्क के अंदर मौजूद था।
जब मैं पार्क के अंदर आया तो पार्क के अंदर आने के बाद मेरा ख्याल है कि मैंने 6-7 दफ़ा अपनी उस दोस्त को कॉल मिलाई, लेकिन शायद बिज़ी होने की वजह से या किसी भी वजह से वो कॉल को पिक नहीं कर पाई। अब मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो मुझे कॉल मिलाएगी। तो इसी चक्कर में ये जो पार्क था, मैं इसके अतराफ़ में ये इसकी जो भी वॉकिंग ट्रैक थी वहाँ पे घूमता जा रहा था। इसी तरह चलते चलते ये जो पार्क का आखिर है, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की उस पार्क के आखिर में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। इस पेड़ के नीचे एक बड़ी सी बेंच मौजूद थी, और ये जो बेंच थी यहाँ पे आमतौर पे शाम में जो भी मोहल्ले के बुजुर्ग हैं वो आके बैठ के बातें किया करते थे। अब जब मैंने दूर से देखा तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कोई लड़की है जिसने बज़ाहिर नकाब डाल रखा है और वहाँ पे बैठ के किसी का इंतज़ार कर रही है। अजीब बात ये थी कि इतनी रात में इस नौजवान लड़की का वहाँ पे बैठना और किसी का इंतज़ार करना ये ज़रा सा एबनॉर्मल सा लग रहा था। खैर, जब मैंने उस लड़की को देखा तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाता हूँ, जाके इस लड़की से पूछता हूँ कि सब खैरियत तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों से लड़के या किसी भी वजह से ये घर छोड़ के यहाँ पे आके बैठ चुकी हो। बज़ाहिर देखने से ये जो पार्क था ये बहुत खामोश था, यहाँ पे सन्नाटा था और रात के औकात में कोई भी मौजूद नहीं हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे अक्सर औबाश, शराबी, कबाबी इस तरह के लड़के आके बैठ जाया करते थे। अगर वाकई में ये लड़की घर छोड़ के या किसी भी वजह से यहाँ पे आके बैठी है तो यकीनन मैं उसको समझाऊंगा, उसको कन्विंस करूंगा कि ये वापस अपने घर खैरियत से चली जाए। आप यकीन करेंगे, जैसे जैसे मैं उस लड़की के करीब बढ़ रहा था उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा बड़ा जाना पहचाना चेहरा है। जब मैं एग्जैक्टली उस लड़की के सामने आके खड़ा हुआ तो एक लम्हे के लिए मुझे शौक लगा। मैंने देखा कि वही लड़की जिस लड़की से बात करने के लिए मैं यहाँ पे इस पार्क में आया करता था या जो अक्सर मेरे साथ कॉलेज में टाइम स्पेंड करती थी, वही लड़की मेरे सामने उस बेंच पे बैठी हुई थी और उसी हुलिये में या वैसे ही ड्रेस में बैठी हुई थी जैसे कि आमतौर पे मुझे कॉलेज में वो मिला करती थी। अब जब मैंने अपनी फ्रेंड को वहाँ पे सरप्राइजिंगली देखा तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो जानबूझ के रात में मौका पाके यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि उसको पता था कि मैं अक्सर तालीमी बाग के अंदर बैठ के उस लड़की से बात किया करता हूँ। बात यह भी थी कि जो लड़की थी इसकी रिहाइश भी इस बाग के करीब मौजूद थी, तो एक पॉसिबिलिटी थी कि वाकई में ये लड़की आंख बचा के अपने घर वालों से बच के यहाँ पे मुझसे मिलने चली आई हो। अब जैसे ही मैंने उस लड़की को अपने सामने देखा तो एकदम से मेरे जो जज्बात थे वो भड़क उठे, और जैसे ही मैं उस लड़की की तरफ बढ़ने वाला था या उसको छूने वाला था, इसी दौरानी में मेरे मोबाइल पे रिंगिंग होना शुरू हुई। जैसे ही मेरे मोबाइल के ऊपर रिंगिंग होना शुरू हुई और मेरी नज़र अपने मोबाइल की स्क्रीन पे पड़ी तो मैंने देखा कि मेरी वही फ्रेंड जिससे मैं यहाँ पे बात करने के लिए आया था या जो एग्जैक्टली मेरे सामने बैठी हुई थी, उसी का फ़ोन आ रहा है। अब एक लम्हे के लिए मेरी समझ ही नहीं आया कि जो लड़की मेरे सामने बैठी हुई है ये उसकी कॉल कैसे आ सकती है। बहरहाल जैसे ही मैंने उस लड़की की कॉल को आंसर किया तो वो दूसरी तरफ लाइन पे मौजूद थी और कहने लगी कि मेरे अब्बू कमरे के अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रही थी। अब समझ ये नहीं आ रहा था कि जो सामने लड़की बैठी हुई है या जो फ़ोन पे मौजूद है, इन दोनों में से मेरी जो फ्रेंड थी वो कौन थी। इसी दौरानी में जब मेरी नज़र इत्तफाक से जब उस लड़की के पाँव की तरफ पड़ी तो मैंने देखा उसके पाँव पे एक तो बेतहाशा लंबे लंबे काले काले बाल मौजूद थे और कुछ अजीब तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव उल्टे पाँव हैं। अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरे सामने जो मखलूक मौजूद है या जो औरत या लड़की मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है, वो यकीनन एक चुड़ैल या पिछल पैरी है जो मेरे सामने नज़र आ रही है। आप यकीन करें कि यहाँ से पार्क के गेट तक पहुँचने का जो कि मुश्किल से 7 या 8 मिनट का रास्ता था, इसको मैंने 2 या 3 मिनट के अंदर भाग भाग के कवर किया। और जब मैं गेट से कूद के बाहर निकला
तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं गेट से कूदा तो मैं एकदम से नीचे गिरा, और गिरने के बाद जब मेरी आँख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। इत्तेफाक से वहाँ पे जो लड़के वगैरह गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे देख के अपनी बाइक रोक के मेरे पास आके मुझे उठाना या होश में लाना शुरू कर दिया था। उनका ये कहना था कि पिछले 1 या 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ हूँ। बहरहाल जब मुझे होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या था। इस वाक़ये के बाद से मैंने तौबा कर ली थी, ख़ास तौर पे रात के औकात में उस पार्क में जाने से परहेज़ करना है।